ओके, तो हमें आज एमसीक्यूज़ देखने हैं। एमसीक्यूज़ में पहला एमसीक्यू आपका है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट, राइट। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट आपका क्या है? फॉरेन एक्सचेंज को रेगुलेट करने के लिए काफ़ी सारे प्रोविजंस बनाए गए हैं, काफ़ी सारी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं। तो उसको किस एक्ट में रखा गया है? उसको रखा गया है फेमा में। और फेमा बनने से पहले जो एक्ट आया था उसका क्या नाम था? उसका नाम था फेरा, ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। फेरा कब आया था? फेरा आया था 1973 में, ठीक है। 1973 में फेरा आया, जिसका फुल फॉर्म है फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। पर इसमें जितने भी प्रोविजंस थे वो कैसे थे? वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स थे। वो हमारे ट्रेड को, फॉरेन ट्रेड को क्या करते थे? रेगुलेट करने का काम करते थे, उन पर कंट्रोल बनाने का काम करते थे। तो जब हमारी एलपीजी की पॉलिसी आई 1991 में और हमने क्या करा, बाकी सारे सेक्टर्स को ओपन अप करना स्टार्ट किया, बाकी सारे सेक्टर्स में हमने छूट देना स्टार्ट की, तो हमने देखा हमारे फॉरेन एक्सचेंज वाला जो सेक्टर है, हमारा जो फॉरेन मार्केट का सेक्टर है, वो अभी भी कैसा है? वो अभी भी रेगुलेटेड है, अभी भी कंट्रोल्ड है। और उस पर एक्सेस कंट्रोल की वजह से उसमें क्या हो रहा है? ग्रोथ नहीं हो पा रही है। जितनी डिज़ायर्ड ग्रोथ है वो नहीं हो पा रही है। क्यों नहीं हो पा रही है? क्योंकि हमने उसको बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट करके रखा हुआ है। हम एफडीआई आने ही नहीं दे रहे हैं, है ना। हमने इतनी सारी लिमिटेशंस लगा दी हैं कि जितना एफडीआई ज़रूरत है हमारे देश में, जितनी रिज़र्व की ज़रूरत है, वो नहीं आ पा रहा है। तो हमने क्या किया? हमने सोचा कि इसको थोड़ा सा लिबरल बनाते हैं। लिबरल बनाने के लिए क्या किया गया? 1999 में, किस ईयर में? 1999 में आपका क्या आया? फेमा आया। फेमा क्या है? फेमा का फुल फॉर्म है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। इसमें इन्होंने क्या किया? जो एक्ट का नाम था उसमें सिर्फ एक वर्ड का चेंज है। देखिए, पहले वाले में है रेगुलेशन, दूसरे वाले में है मैनेजमेंट। जब हम बात करते हैं रेगुलेशन की, तब हम कंट्रोल की बात करते हैं ना, रिस्ट्रिक्शंस, कंट्रोल। और मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट में हम चीज़ों को मैनेज करते हैं, कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं अच्छी तरीके से, इफ़िशिएंटली, ठीक है, प्रबंध कर रहे हैं। तो जो आपका इसका आंसर होगा फर्स्ट क्वेश्चन का, वो क्या होगा? वो होगा आपका सी, जो है 1999। आपका फेमा कब पास हुआ था? 1999 में हुआ था। तो इसमें आपको 3 ईयर्स ध्यान में रखना, 3 ईयर्स ध्यान में रखना ज़रूरी है। कौन कौन से? पहला, फेरा कब पास हुआ था? 1973 में। फेमा कब पास हुआ? 1999 में। और आपका फेमा इन्फोर्स कब हुआ? मतलब अगर पूछ लिया जाए इन विच ईयर फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट केम इनटू द फोर्स, है ना, तो आप क्या कहोगे? 2000 में। ईयर 2000 में हमारा जो फेमा है वो फोर्स में आया था, ठीक है, प्रभाव में आया। अब देखिए हमारा सेकेंड क्वेश्चन क्या है? द एक्रोनिम FEDAI स्टैंड्स फॉर। FEDAI आपको याद आ रहा होगा, हमने पढ़ा था। तो FEDAI का फुल फॉर्म क्या है, ये पूछा गया है यहाँ पे, है ना। FEDAI का फुल फॉर्म है, देखिए फर्स्ट दिया हुआ है फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, और यही इसका सही आंसर है। ये क्या है? ये एक तरह का एसोसिएशन है जो हमारे जितने भी ऑथराइज डीलर्स हैं, आपको याद होगा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट में और लम्प्स में हमने ऑथराइज डीलर्स के बारे में पढ़ा था। ऑथराइज डीलर्स का कॉन्सेप्ट लॉन्च किया गया था। तो ऑथराइज डीलर्स का ही ये क्या है? एक नेशनल ग्रुप है ना, इंडिया में काम करता है, इंडियन लेवल पे, नेशनल लेवल पे। तो इसका फुल फॉर्म क्या है? फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया। जो हमारे ऑथराइज डीलर्स हैं उनका एक तरह का एसोसिएशन है। तो इसका फुल फॉर्म ध्यान में रखिएगा। अब देखिए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। FEDAI फेडाई वॉज इस्टेब्लिश्ड इन। आपका जो फेडाई है वो इस्टेब्लिश कब किया गया? ये तो आपने देख लिया कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है, क्या है ये एक तरह का एसोसिएशन है। और किसका एसोसिएशन है? ऑथराइज डीलर्स का, जो किस में काम करते हैं? आपके फॉरेन एक्सचेंज में काम करते हैं या फॉरेन एक्सचेंज में डीलिंग करते हैं। तो इसका फुल फॉर्म था फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ? तो आपको इसका ईयर याद रखना है। इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 1958 में। ईयर 1958 में फेडाई का इस्टेब्लिशमेंट किया गया था, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जितने भी ये एसोसिएशन हैं या जितने भी, जैसे कि आपने स्विफ्ट वगैरह भी पढ़ा है, तो इसमें आपको मेनली उनके फुल फॉर्म पता होने चाहिए, है ना। और अगर किसी का इस्टेब्लिशमेंट ईयर है तो इस्टेब्लिशमेंट ईयर पता होना चाहिए और आपको हेडक्वार्टर पता होना चाहिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। FEDAI हैज़ इट्स हेडक्वार्टर्स एट। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? FEDAI की अगर हम बात करें तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो गया मुंबई।
उसके बाद देखिए क्या है, द सिस्टम अंडर विच मेंटेनेंस ऑफ एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ करेंसी एट अ प्री डिटरमाइंड लेवल इज। अच्छा, यहाँ पे आपको क्या ध्यान देने वाली बात है, देखिए, द सिस्टम अंडर विच मेंटेनेंस ऑफ एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ करेंसी इज प्री डिटरमाइंड। इस वर्ड को ध्यान दीजिए, क्या लिखा हुआ है, प्री डिटरमाइंड। जो आपका करेंसी का जो वैल्यू होता है वो किस तरह का है, वो प्री डिटरमाइंड है। प्री डिटरमाइंड मतलब पूर्व निर्धारित, जिसे पहले से डिसाइड करके रख दिया गया हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर इंडिया में बोल दिया जाए, अगर यहाँ की गवर्नमेंट तय कर दे कि आपका जो डॉलर है वो आपको 50 रुपीज़ में ही मिलेगा। अब आपका इन्फ्लेशन ज़्यादा हो कम हो, आपकी बैलेंस ऑफ पेमेंट फेवरेबल हो अनफेवरेबल हो, इंटरेस्ट रेट ज़्यादा हो कम हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिया कि आपका जो डॉलर है वो 50 रुपीज़ का ही मिलेगा। तो ये क्या हो गया, ये हो गया प्री डिटर्मिनेशन, है ना। वैल्यू का क्या हो गया, प्री डिटर्मिनेशन, पूर्व निर्धारण। हमने ये नहीं देखा है कि मार्केट फोर्सेस किस डायरेक्शन में जा रही है। हम क्या कर रहे हैं, हम चीज़ों को पहले से निर्धारित कर रहे हैं, वैल्यू को पहले से निर्धारित कर रहे हैं, डिटरमाइन कर रहे हैं। तो इस वजह से इस सिस्टम को, इस रेट को हम क्या कहेंगे, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, क्योंकि यहाँ पर मार्केट फोर्सेस की वजह से कोई भी चेंज नहीं आ सकता, क्योंकि आपने तो लेवल पहले से डिटरमाइन कर दिया ना, तो यहाँ पे चेंजेस आने की पॉसिबिलिटी नहीं है। तो इस वजह से यहाँ पे फ्लोटिंग तो हो ही नहीं सकता। और गोल्ड स्टैंडर्ड और पार वैल्यू सिस्टम भी नहीं हो सकता, है ना। ऐसा तो कुछ होता ही नहीं है। जो हमारा एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट सिस्टम है वो या तो फिक्स्ड होता है या फ्लोटिंग होता है, और अगर इन दोनों का कॉम्बिनेशन कर दिया जाए तो मैनेज्ड फ्लोटिंग होता है ना। गोल्ड स्टैंडर्ड और पार वैल्यू सिस्टम ये एक्सचेंज रेट का सिस्टम नहीं है ना। तो इस वजह से फर्स्ट और सेकेंड में से ही कोई एक सही आंसर होगा, और फर्स्ट सही आंसर होगा क्योंकि आपका जो वैल्यू है वो प्री डिटरमाइंड है, पहले से तय कर दी गई है, उसमें किसी भी तरह का फ्लक्चुएशन नहीं आएगा, चाहे मार्केट फोर्सेस में कितने ही उतार चढ़ाव क्यों ना आ जाए। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट देखते हैं हमारा, इन अ प्योर फॉर्म फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम द एक्सचेंज रेट फॉर करेंसी इज डिटरमाइंड बाय द। यहाँ पे पूछा गया है आपसे कि जो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम का प्योर फॉर्म होता है, जहाँ पर आपका मिक्सिंग नहीं होती, जैसे मैनेज्ड फ्लोटिंग है तो वहाँ पे क्या होता है, मिक्सिंग होती है ना, दोनों का कॉम्बिनेशन इंटीग्रेशन देखा जाता है, फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल का, तो आप उसे प्योर फिक्स नहीं कह सकते। यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है, प्योर फॉर्म फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, यानी कि जो आपका एक्सचेंज रेट सिस्टम है वही आपकी पूरी की पूरी इकोनॉमी में प्रिवेल कर रहा है पूरी तरह से। ठीक है, उसमें किसी भी तरह का कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। प्योर फॉर्म फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम द एक्सचेंज रेट फॉर करेंसी इज डिटरमाइंड बाय। अगर ऐसा है तो जो आपका करेंसी का जो एक्सचेंज रेट है ना, मुद्रा का जो विनिमय मूल्य है, उसका निर्धारण कौन करता है, तो ऑब्वियस सी बात है कौन करता है, आपका गवर्नमेंट करती है। अगर फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम है और प्योरली फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम है तो उसका निर्धारण कौन करता है, जो आपका करेंसी है, जो आपका मुद्रा है, उसके विनिमय मूल्य का निर्धारण कौन करता है, सरकार करती है। यहीं पर अगर ये क्या करते हैं, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम को हटा के फ्लेक्सिबल कर देते, सपोज यहाँ पे फिक्स्ड नहीं होता, फ्लेक्सिबल लिखा होता, तो फिर आंसर क्या हो जाता, तो फिर आपका आंसर होता मार्केट फोर्सेस। वो तो यहाँ पे ऑप्शन दिया नहीं हुआ है ऑल्दो, पर अगर आपका यहाँ पे फिक्स की जगह फ्लोटिंग होता है ना, या फ्लक्चुएटिंग होता, तो आपको एक और ऑप्शन यहाँ देखने को मिलता, और वो क्या होता, वो होता मार्केट फोर्सेस, और वो फिर आपका सही ऑप्शन होता। आपको ध्यान रखना है, जब हम फिक्स्ड की बात करते हैं तो फिक्स के केस में आपके जो रेट्स हैं वो कौन डिटरमाइन करता है, सरकार डिटरमाइन करती है, आपके देश की गवर्नमेंट डिटरमाइन करती है। और जब हम बात करते हैं फ्लक्चुएटिंग की, तो फ्लक्चुएटिंग के केस में जो आपकी एक्सचेंज रेट होते हैं करेंसी के, वो कौन डिटरमाइन करता है, वो मार्केट फोर्सेस करती है ना। जैसी डिमांड होगी, जैसी सप्लाई होगी, उसके अकॉर्डिंग वो अपने आप से एडजस्ट होता रहता है, उसमें किसी तरह का इंटरवेंशन नहीं होता है। और अगर हम बात करें मैनेज्ड फ्लोटिंग की, तो उसमें दोनों का रोल होता है, गवर्नमेंट का भी रोल होता है और मार्केट फोर्सेस का भी रोल होता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी। नेक्स्ट देखिए क्या है, द रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ अ करेंसी ड्यू टू मार्केट फोर्सेस इज नोन एज। अब इसमें अगर आपको कंफ्यूजन हो सकती है तो पहली बात तो इसका सही आंसर डेप्रिसिएशन है, और यहाँ पर इन्होंने डीवैल्यूएशन का ऑप्शन नहीं दिया हुआ है ऑल्दो, पर अगर यहाँ पे डीवैल्यूएशन का ऑप्शन होता तो हो सकता है आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होता कि डेप्रिसिएशन सही है या डीवैल्यूएशन सही है। मैं डिफरेंस बता देती हूँ आपको, आप कैसे पहचान सकते हो। द रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ अ करेंसी ड्यू टू द मार्केट फोर्सेस, क्या इन्होंने लिखा है, मार्केट फोर्सेस की वजह से उतार चढ़ाव आ रहा है, मार्केट फोर्सेस की वजह से आपकी करेंसी में क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है,
जो आपकी मुद्रा है उसका मूल्य क्या हो रहा है, घट रहा है ना, किसकी वजह से, मार्केट फोर्सेस की वजह से। तो जब मार्केट फोर्सेस की वजह से ऐसा होता है ना, सेल्फ एडजस्टमेंट होता है, तो उसे हम कहते हैं एप्रिसिएशन एंड डेप्रिसिएशन। जहाँ पर मार्केट फोर्सेस ये वर्ड आपको दिख जाए तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे या तो एप्रिसिएशन पॉसिबल है या डेप्रिसिएशन पॉसिबल है। अब क्योंकि यहाँ पर वर्ड लिखा है रिडक्शन, तो रिडक्शन के केस में डेफिनेटली डेप्रिसिएशन है ना। डेप्रिसिएशन क्या होता है, जिसे हम हिंदी में ह्रास कहते हैं। जब हम किसी भी वस्तु को इस्तेमाल करते हैं या उसमें समय के साथ क्या होता है, उसकी मूल्य में कई बार कमी आ जाती है ना, तो उसे हम कहते हैं डेप्रिसिएशन या मूल्य ह्रास। और दूसरी तरफ होता है एप्रिसिएशन। अगर यहाँ पर आपका जो रिडक्शन वर्ड है, रिडक्शन की जगह पे लिखा रहता है इंक्रीज, है ना, इंक्रीज हो गया, तो फिर आपका क्या हो जाता, फिर आपका सही ऑप्शन हो जाता है एप्रिसिएशन। ठीक है, अच्छा, तो अगर यहाँ पे मार्केट फोर्सेस है तब तो डेप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन होगा, क्योंकि एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन दोनों अपने आप से होते हैं, सेल्फ एडजस्टिंग फोर्सेस हैं एक तरह की। जब मार्केट फोर्सेस में चेंज आता है तो अपने आप वैल्यू कम होती है या अपने आप वैल्यू बढ़ती है। लेकिन वहीं पर अगर हम बात करें डीवैल्यूएशन की, तो डीवैल्यूएशन आपका एक ऐसा फिनोमिना है, एक ऐसी एक्टिविटी है जो अपने आप से नहीं होती है, देश की सरकार करती है ना। देश की सरकार खुद से वैल्यू को घटाती है, उसको हम कहते हैं डीवैल्यूएशन। करेंसी का डीवैल्यूएशन करना, जब हमें अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना होता है और इंपोर्ट्स को घटाना होता है, इंपोर्ट्स को डिस्करेज करना होता है, तो सरकार क्या करती है, सरकार करेंसी की जो एक्सटर्नल वैल्यू है उसको क्या करती है, रिड्यूस करती है ना। तो उसकी वजह से हमारे क्या होते हैं, एक्सपोर्ट्स पर अच्छा असर पड़ता है और इंपोर्ट्स पर बुरा असर पड़ता है। इंपोर्ट्स डिस्करेज होते हैं और एक्सपोर्ट्स क्या होते हैं, इनकरेज हो जाते हैं। तो वो कहलाता है डीवैल्यूएशन। डीवैल्यूएशन मार्केट फोर्सेस की वजह से नहीं होता। डीवैल्यूएशन कैसे होता है, गवर्नमेंट करती है। तो यहाँ पर आपको क्या क्या ध्यान रखना है, इस क्वेश्चन में दिया हुआ था द रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ करेंसी ड्यू टू मार्केट फोर्सेस। तो पहली चीज़ तो आपको ये ध्यान में रखनी है कि रिडक्शन लिखा है तो डेप्रिसिएशन है ना, रिडक्शन है और मार्केट फोर्सेस है तो डेप्रिसिएशन। अगर रिडक्शन की जगह यहाँ पे क्या होता, इंक्रीज होता, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ करेंसी ड्यू टू मार्केट फोर्सेस, तो आपका सही आंसर क्या हो जाता है, एप्रिसिएशन। ठीक, और तीसरी चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि अगर यहाँ पे मार्केट फोर्सेस ना होता, अगर होता यहाँ पे कि बाय द गवर्नमेंट, है ना, रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ करेंसी बाय द गवर्नमेंट, डन बाय द गवर्नमेंट, तो आपका आंसर क्या होता, तो आपका आंसर होता डीवैल्यूएशन। यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, पर अगर यहाँ पे गवर्नमेंट होता तो डीवैल्यूएशन का ऑप्शन दिया जाता और वही आपका सही आंसर होता। तो ये तीनों टर्म्स आपको ध्यान में रखनी है, कई बार चेंज कर करके पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट आइए, देखिए क्या लिखा है, आर्बिट्रेजर। यस मैम, रिवैल्यूएशन और डिप्रेशन कब होगा? बेटा डेप्रीसिएशन तब होता है जब मार्केट फोर्सेस समझते हो, मार्केट फोर्सेस मतलब डिमांड एंड सप्लाई। जब आपकी मार्केट में मांग और पूर्ति घटती बढ़ती है, किसी भी वस्तु की मांग अचानक से बढ़ गई या किसी भी वस्तु की पूर्ति अचानक से घट गई, है ना, तो जब मांग और पूर्ति में चेंजेस आते हैं, मार्केट फोर्सेस में चेंजेस आते हैं, तो उसकी वजह से होता है डेप्रीसिएशन, जिसे हम कहते हैं मूल्य ह्रास। उसको कोई करता नहीं है जानबूझ के, वो एक नेचुरल फिनोमिना है, नेचुरली होता है ना, उसमें किसी का इंटरवेंशन नहीं है। लेकिन जब हम बात करते हैं डीवैल्यूएशन की, तो डीवैल्यूएशन मार्केट फोर्सेस की वजह से कभी नहीं होता। मार्केट फोर्सेस की वजह से सिर्फ डेप्रिसिएशन पॉसिबल है या फिर एप्रिसिएशन पॉसिबल है। अगर हम बात करें डीवैल्यूएशन की, तो डीवैल्यूएशन जो आपके देश की सरकार होती है, जो आपकी गवर्निंग अथॉरिटीज़ होती हैं, वो जानबूझकर करती हैं, वो जानबूझकर रेट्स को कम करने की कोशिश करती हैं, तो उसे हम कहते हैं डीवैल्यूएशन। डीवैल्यूएशन वैल्यू को क्या कर देना, डिक्रीज कर देना, तो वो होता है डीवैल्यूएशन। और डेप्रिसिएशन एप्रिसिएशन कोई जानकर नहीं कर सकता। अगर सरकार चाहे कि हम डेप्रिशिएट कर दें तो वो खुद से नहीं कर सकती, वो नेचुरली होगा। मार्केट फोर्सेस जब घटे बढ़ेंगी तो वो नेचुरली होता है। ओके, क्लियर? Yes, ma'am. I was asking about revaluation and depreciation. B and C option कब होगा? बी एंड सी ऑप्शन, ओके ओके ओके। Yes, ma'am. बी एंड सी ऑप्शन मैंने इसलिए एक्सप्लेन नहीं करे हैं क्योंकि आपका जो फॉरेन एक्सचेंज है उसमें आपका सी ऑप्शन तो केबल ही नहीं होता। डिप्लीशन का मतलब वहाँ पर आता है जहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं आपके, जैसे कि आपकी मिट्टी है, पेड़ हैं, जब इनमें कमी आती है तो उससे हम कहते हैं डिप्लीशन।
अगर हम करेंसी की बात कर रहे हैं तो करेंसी में कभी डिप्लीशन पॉसिबल नहीं है। जो आपके नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, हवा, पानी, मिट्टी, इसमें जब कमी आती है, वाटर में है या फिर आपका जो सॉइल है उसमें है, उसमें जब किसी तरह की कोई कमी आती है, उसमें किसी तरह का कोई ह्रास होता है, तो वो डिप्लीशन का पार्ट होता है। तो इसलिए डिप्लीशन यहाँ पे टर्म ही गलत है, डिप्लीशन यहाँ पे एप्लीकेबल ही नहीं है। फॉरेन करेंसी के केस में या किसी भी तरह की करेंसी के केस में डिप्लीशन नहीं हो सकता, है ना। और रीवैल्यूएशन का मतलब होता है जब हम किसी भी चीज़ को रीवैल्यूएट करते हैं। आपने पढ़ा होगा, जब आपका पार्टनरशिप आपने पढ़ा होगा, आपने देखा होगा कि जब आपका पार्टनरशिप डिसॉल्व की जाती है तब आप क्या करते हो, वापस से अपने सारे एसेट्स और लायबिलिटी को रीवैल्यूएट करते हो, वापस से उनका मूल्य निकालते हो, कीमतें निकालते हो कि ये कितने की हैं, तो उसे हम कहते हैं रीवैल्यूएशन। तो रीवैल्यूएशन का भी केस यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं है, इस वजह से मैंने बी और सी एक्सप्लेन नहीं किया। अगर आप बात करो करेंसी की तो वहाँ पर सिर्फ यही 3 टर्म्स एप्लीकेबल हो सकते हैं। कौन कौन से? आपका एप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन और डीवैल्यूएशन। ठीक है? Yes, ma'am. ओके, नेक्स्ट है आर्बिट्रेजर। आर्बिट्रेजर इन अ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। आर्बिट्रेजर आपका जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है उसमें कौन होता है? आपको याद होगा आपने 3 टर्म्स पढ़े थे, है ना। 3 चीज़ें आपने मेनली पढ़ी थी। एक आपने पढ़ा था हेजर, दूसरा पढ़ा था स्पेक्यूलेटर और तीसरा था आपका आर्बिट्रेजर। अब इन तीनों में माइनर सा डिफरेंस होता है। ये तीनों के तीनों कौन होते हैं? जो आपकी फॉरेन करेंसी को खरीदने बेचने का काम करते हैं, या मैं कह सकती हूँ जो कि आपकी फॉरेन करेंसी में डील करने का काम करते हैं, वो होते हैं आपके आर्बिट्रेजर, हेजर और स्पेक्यूलेटर। फिर ये क्वेश्चन उठता है कि आखिर इन तीनों में फ़र्क क्या है और ये तीनों होते क्या है ना। तो अगर हम बात करें हेजर की, है ना, हेजिंग टेक्निक्स आपने पढ़ी थी, तो हेजर वो ट्रेडर्स होते हैं, वो इंपोर्टर एक्सपोर्टर्स होते हैं जो अपने बिजनेस के रिस्क को कम करने के लिए काम करते हैं, है ना। इनका जो मोटिव होता है वो कभी भी प्रॉफिट नहीं होता। हेजर का डील करने का मोटिव कभी भी प्रॉफिट नहीं होता। हेजर का डील करने का जो मोटिव होता है फॉरेन एक्सचेंज में, वो क्या होता है? वो होता है अपने रिस्क को कम करना। वो अपने रिस्क को, जो ट्रेड में आने वाला जो रिस्क है, जो एक्सपोजर है, वो उसको कम करने के लिए डेरिवेटिव्स का यूज़ करता है, या इंटरनल टेक्निक्स का यूज़ करता है, या एक्सटर्नल टेक्निक्स का यूज़ करता है। इन शॉर्ट कह लो कि वो करेंसीज को खरीदता है या बेचता है। ठीक है, अब हम दूसरी बात करते हैं आर्बिट्रेजर की। आर्बिट्रेजर वो व्यक्ति होता है, वो पर्सन होता है जो प्रॉफिट कमाने के लिए डील करता है। और प्रॉफिट किस तरह का कमाता है? फॉर एग्जाम्पल, एक है आपका मार्केट 1 और एक है आपका मार्केट 2। ठीक है, मैं एक नॉर्मल सा एग्जाम्पल देती हूँ आपको। जैसे कि इंडिया है, इंडिया में बहुत सारे स्टेट्स हैं, तो इंडिया के कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पर किसी चीज़ का उत्पादन होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करें टेक्सटाइल बिजनेस का, है ना, टेक्सटाइल इंडस्ट्री का, या कॉटन का, तो कॉटन सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? गुजरात और महाराष्ट्र साइड होती है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर उस चीज़ का वहाँ पर उत्पादन हो रहा है तो वहाँ पर वो चीज़ क्या होगी? सस्ती होगी, है ना। अगर किसी भी स्टेट में, किसी भी सिटी में किसी भी वस्तु का उत्पादन हो रहा है या बहुत बड़ी मात्रा में वो वहाँ पर पाई जाती है, तो उसका मूल्य क्या होगा? उस जगह पर कम होगा कंपैरेटिवली टू अदर सेक्शंस और अदर मार्केट्स। तो हम क्या करते हैं, उस जगह से जहाँ पर वो वैल्यू कम होती है, जहाँ पर उसकी कीमत कम होती है, सपोज हमने वहाँ से उस चीज़ को ख़रीदा और सेकेंड वाली मार्केट जहाँ पर उस चीज़ की कमी है वहाँ पर उसको ले जाकर बेच दिया। ठीक है, जहाँ पर उस चीज़ की कमी है वहाँ पर उस चीज़ को ले जाके बेच दिया। आपने मार्केट 1 से कोई एक सामान खरीदा 100 रुपीज़ पर यूनिट का, और आपने मार्केट 2 में जाकर उसको कितने में बेच दिया? 110 में बेच दिया। तो आपका कितने का प्रॉफिट हो गया? आपका 10 रुपीज़ का प्रॉफिट हो गया। ये काम जो लोग करते हैं उन्हें हम कहते हैं आर्बिट्रेजर। जब कोई भी व्यक्ति, कोई भी ट्रेडर 2 अलग अलग मार्केट्स में प्रिवेल करने वाले अलग अलग प्राइसेस का प्रॉफिट लेता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं आर्बिट्रेजर। अब इसमें ऑप्शन देखिए आप, पहला ऑप्शन क्या दिया है? बायज व्हेन द करेंसी इज लो एंड सेल्स व्हेन इट इज हाई। जब करेंसी कम मूल्य पर मिलती है तो उसे खरीदता है और ज़्यादा मूल्य पर उसे बेचता है। ये आपका है पहला ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन देखिए क्या है? बायज एंड सेल सिमिल्टेनियसली द करेंसी विद अ व्यू टू मेकिंग
रिस्कलेस प्रॉफिट, प्रॉफिट कमाने के लिए वो सिमिल्टेनियसली बेचता है ना। यहाँ पर क्या कर रहा था, यहाँ पर वो कम पे खरीद कर ज़्यादा पर बेच रहा था, और ज़्यादा पे कब बेच रहा था, जब वो हाई हो रही थी। पर यहाँ पर जो आपका बाइंग एंड सेलिंग है वो कैसा होता है, सिमिल्टेनियस होता है ना। एक जगह से खरीदा और तुरंत दूसरी जगह जाकर उसको क्या करा, सेल आउट कर दिया। थर्ड देखिए क्या है, सेल्स द करेंसी व्हेन ही हैज़ अ रिसीवेबल इन फ्यूचर। और फोर्थ आपका क्या है, बायज और सेल टू टेक एडवांटेज ऑफ मार्केट इम्परफेक्शंस। तो इसमें आपका सही ऑप्शन क्या होगा, आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, जिसमें क्या लिखा हुआ है, बायज एंड सेल साइमल्टेनियसली द करेंसी विद अ व्यू टू मेकिंग रिस्कलेस प्रॉफिट। पहला तो आपको ये ध्यान रखना है कि इनका जो मोटिव होता है, जैसे हेजर, अगर यहाँ पर आपको आर्बिट्रेजर की जगह हेजर लिखा होता तो हेजर में फिर आपका कौन सा ऑप्शन सही होता, जिसमें ये लिखा होता कि वो रिस्क को कम करने के लिए करता है ना। जो डीलिंग का काम है वो किस लिए करता है, रिस्क को कम करने के लिए करता है। लेकिन अगर हम बात करें आर्बिट्रेजर की, तो आर्बिट्रेजर वो व्यक्ति होता है जो रिस्कलेस प्रॉफिट के लिए काम करता है। उसका जो मोटिव होता है वो प्रॉफिट कमाना होता है, बेसिकली प्रॉफिट कमाने के लिए वो ऐसा करता है। एक मार्केट से उसने कोई एक शेयर खरीदा कम में, और किसी दूसरी मार्केट में जाके तुरंत ही उस शेयर को ज़्यादा प्राइसेस पे बेच दिया। मतलब वो उस शेयर के प्राइस बढ़ने का वेट नहीं करता है। फर्स्ट और सेकंड का अंतर समझिएगा। फर्स्ट में लिखा है कि वो तब बेचता है जब प्राइसेस बढ़ जाते हैं, पर आर्बिट्रेजर ऐसा नहीं करता। आर्बिट्रेजर वेट नहीं करता है कि मार्केट में जो प्राइस बढ़ेंगे तब हम बेचेंगे। वो उस मार्केट को फाइंड करता है जहाँ पे ऑलरेडी प्राइसेस हाई होते हैं, और उस मार्केट में जाके वो तुरंत उस चीज़ को सेल आउट कर देता है। ठीक है, तो इसलिए आपका सही ऑप्शन सेकंड है ना। सेकंड ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है। फर्स्ट और सेकंड में कंफ्यूज मत होइएगा। वो वेट नहीं करता बढ़ने का, वो क्या करता है, वो तुरंत उस चीज़ को बेच देता है। वो क्या करता है, सिर्फ वो एक मार्केट को सर्च करता है, एक ऐसी मार्केट जहाँ पे प्राइजेस हाई हो। ठीक है, दो अलग अलग मार्केट्स का एक तरह से वो क्या करता है, प्रॉफिट उठाता है, अलग अलग मार्केट्स में प्राइजेस के अलग अलग होने का। उसके बाद देखिए क्या है, द एक्रोनिम स्विफ्ट स्टैंड्स फॉर। तो इसमें जो आपका सही ऑप्शन है वो क्या है, सी, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। स्विफ्ट भी मैंने आपको पढ़ाया था, शायद आपको याद होगा। ये क्या होता है, जब आप वर्ल्ड वाइड लेवल पर फॉरेन एक्सचेंज की डीलिंग करते हो, आप पूरा ग्लोबल लेवल पर फॉरेन एक्सचेंज की डीलिंग करते हो, तो क्या होता है, बैंक्स को आपस में भी तो डील करना पड़ता है। सपोज आपको अगर कोई करेंसी खरीदनी है, आप आरबीआई के पास गए, आपने आरबीआई से कहा कि मुझे जापानीज येन चाहिए, इस डेट पर इतना जापानीज येन खरीदना है मुझे। तो क्या ज़रूरी है कि आरबीआई के पास वो करेंसी रिजर्व में होगी? ज़रूरी नहीं है। हो सकता है आरबीआई को वो कहीं से अरेंज करनी पड़े, खरीदनी पड़े। तो अगर आरबीआई को वो करेंसी कहीं से खरीदनी है, अरेंज करनी है, तो आरबीआई क्या करेगा, जापान के किसी बड़े बैंक से वो कांटेक्ट करेगा। भाई जब बैंक है तो वो बैंक से ही कांटेक्ट करेगा, किसी इंडिविजुअल से तो वो खरीदेगा नहीं जाके, है ना। तो ये किस तरह का सिस्टम होता है, ये इंटर बैंक सिस्टम होता है। किसी एक देश का जो बैंक होता है वो किसी दूसरे देश के बैंक से क्या करता है, एक टेली कम्युनिकेशन के थ्रू क्या करता है, वो उनसे संपर्क बनाता है और उनसे ट्रांजैक्शन करता है ना, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करता है। कैसे करता है, टेली कम्युनिकेशन के थ्रू करता है। वो लोग फेस टू फेस फिजिकली मिलके कुछ नहीं करते। आपका आरबीआई अपने देश में है, जापान का बैंक उनके अपने देश में है, और वो लोग क्या करेंगे, टेली कम्युनिकेशन के थ्रू सारे ट्रांजेक्शन्स को करेंगे, है ना। तो इसीलिए इसका फुल फॉर्म क्या है, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड। वर्ल्ड वाइड किस लिए लगा है, क्योंकि ये ग्लोबल नेचर का है। सेकंड देखिए, इंटर बैंक इसलिए है क्योंकि इसमें जो जितना भी ट्रांजेक्शन है उसमें इंडिविजुअल इन्वॉल्व नहीं है। आप स्विफ्ट में ट्रांजेक्शन नहीं करते हो, है ना। जो नॉर्मल इंडिविजुअल्स हैं, जो नॉर्मल आपके ऑथराइज डीलर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, वो आपके स्विफ्ट का पार्ट नहीं है। स्विफ्ट का पार्ट कौन है, स्विफ्ट का पार्ट्स है सारे बैंक्स, बड़े बड़े बैंक्स जो फॉरेन एक्सचेंज में आज के समय में डील आउट कर रहे हैं, वो इसके मेंबर्स हैं, वो इसका पार्ट है। तो इस वजह से आपका इंटर बैंक वर्ड है ना। उसके बाद आपका है फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। आपका जितना भी डील हो रहा है वो कैसे हो रहा है, फिजिकली नहीं हो रहा है, टेलीकम्युनिकेशन के थ्रू हो रहा है। और किस नेचर का है, सारा का सारा करेंसी की डीलिंग है, तो डेफिनेटली फाइनेंशियल नेचर की है। तो इसी वजह से इसका फुल फॉर्म क्या बना, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। नेक्स्ट देखिए क्या है, आपको इसका हेडक्वार्टर आई होप याद होगा, ब्रुसेल्स बेल्जियम। याद रखिएगा, स्विफ्ट का हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। अच्छा, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
द बाइंग रेट इज ऑल्सो नोन एज, जो आपका बाइंग रेट है वो और किस नाम से जाना जाता है? बाइंग रेट आपका बिड रेट के नाम से भी जाना जाता है। आपको याद होगा जो स्लैश होता है ना, स्लैश के आगे और पीछे आपको दो रेट्स देखने को मिलते हैं। तो ये जो आगे वाला रेट होता है इसे हम कहते हैं बिड, और ये जो पीछे वाला रेट होता है इसे हम कहते हैं आस्क। जो आपको ऑब्लिक के लेफ्ट हैंड साइड दिखता है वो हमेशा क्या होता है? वो हमेशा बिड रेट होता है। और जो आपका ऑब्लिक के राइट हैंड साइड होता है वो हमेशा क्या होता है? वो आस्क रेट होता है। बिड रेट को और किन किन नामों से जाना जाता है? बिड रेट को आप प्राइमरी रेट भी कहते हो और बिड रेट को आप बाइंग रेट भी कहते हो, क्योंकि बिडिंग किसे कहते हैं? जब कहीं पर ऑक्शन होता है तो जो बिडर्स होते हैं वो क्या होते हैं? वो बायर्स ही तो होते हैं। अगर आपको कोई सामान खरीदना है, आप किसी ऑक्शन में गए तो आप क्या करोगे? बिड लगाते हो, बोली लगाते हो। तो बोली जो लगाता है व्यक्ति, जो बिडर होता है वो क्या होता है? वो बायर होता है, और वो जो रेट बोलता है वो बाइंग रेट होता है। मतलब वो उस रेट पर किसी भी वस्तु को खरीदने के लिए क्या होता है? तैयार होता है। यहीं पर अगर आपके क्वेश्चन में बाइंग रेट को रिप्लेस कर दिया जाता है, यहाँ पर लिख दिया जाता सेलिंग रेट, है ना, तो फिर आपका सही ऑप्शन क्या हो जाता? फिर आपका सही ऑप्शन हो जाता बी, यानी कि ऑफर रेट। क्योंकि जो हमारा आस्क रेट होता है उसे हम और किस नाम से जानते हैं? उसे हम ऑफर रेट के नाम से भी जानते हैं, है ना। आप आस्क रेट कह लो, सेलिंग रेट कह लो या ऑफर रेट कह लो, तीनों का मतलब सेम है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। एक आपका होता है बिड रेट, दूसरा होता है आपका आस्क रेट। जब हम कोटेशन की बात करते हैं तो एक होता है बिड रेट, दूसरा होता है आस्क रेट। जो आपका बिड रेट है उसे हम बाइंग रेट कहते हैं, जो आपका आस्क रेट है उसे हम सेलिंग रेट और ऑफर रेट भी कहते हैं। आस्क रेट और ऑफर रेट का क्या मतलब हुआ? जो आपका सेलर लेने के लिए तैयार है ना, जिस रेट पर वो सामान को ऑफर कर रहा है। जब आप मार्केट में कोई चीज़ खरीदने जाते हो तो होता है ना कि आप सपोज 100 रुपीज़ पर खरीदने के लिए तैयार हो उस चीज़ को, और जो आपका सेलर है वो कह रहा है नहीं मैं तो इसे 120 का दूंगा। तो जो 120 है वो ऑफर रेट हो गया। मतलब जो आपका सेलर है वो उस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा 120 पर देने के लिए तैयार है, मतलब 120 से वो नीचे नहीं जाने को रेडी है। और आप कौन हो गए? आप हो गए बायर। तो जो आपका जो आपने रेट बोला, यानी कि जो आपने बोला 100 रुपीज़, तो वो आपका क्या हो गया? वो आपका बिड रेट हो गया। आप 100 रुपीज़ पर खरीदने के लिए तैयार हो। अच्छा, इसमें एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा, एमसीक्यूज़ में ये पूछा जा चुका है पिछले किसी एक साल में, मुझे याद आ रहा है। आपसे ये पूछा जा सकता है कि बिड रेट और आस्क रेट में कौन सा ज़्यादा होता है ना, या बिड रेट या आस्क रेट में ग्रेटर कौन सा होता है? तो याद रखिएगा कि हमेशा जो आपका आस्क रेट है वो ज़्यादा होता है, बिड रेट कम होता है। क्योंकि जो बिडर होगा वो क्या कोशिश करेगा? वो कम से कम पे खरीदने की कोशिश करेगा, और जो आपका सेलर होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा पे बेचने की कोशिश करेगा। तो आप तो कम रेट बोलोगे, लेकिन जो सेलर है वो तो ज़्यादा रेट बोलेगा ना, है ना। तो इस वजह से जो आपका जो कोटेशन होता है उसमें जो आपका सेलिंग रेट है, जो आपका आस्क रेट है या जो आपका ऑफर रेट है, वो हमेशा ग्रेटर होता है। किससे? आपके बिड रेट से। तो इस चीज़ को बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है वो क्या कहलाता है? इन दोनों के बीच का डिफरेंस कहलाता है स्प्रेड। ये सब मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, ऑल्दो आप मुझे लग रहा है कि भूल चुके होंगे। स्प्रेड कहलाता है, ठीक है, याद रखिएगा। इन दोनों के बीच का डिफरेंस, इन दोनों के बीच का डिफरेंस का क्या मतलब हुआ? आस्क माइनस बिड, क्योंकि आस्क हमेशा ज़्यादा होता है ना, तो ज़्यादा में से कम को घटाओगे, तो इस वजह से स्प्रेड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या बनता है? आस्क माइनस बिड, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट, ये तो क्वेश्चन अभी मैंने आपको बता ही दिया। द सेलिंग रेट इज ऑल्सो नोन एज ऑफर रेट, ठीक है। उसके बाद ये भी मैंने क्लियर कर दिया अभी। द डिफरेंस बिटवीन बाइंग रेट एंड सेलिंग रेट इज द ग्रॉस प्रॉफिट फॉर द बैंक एंड विच इज नोन एज, क्या कहलाता है? स्प्रेड कहलाता है। बाइंग रेट और सेलिंग रेट के बीच का जो डिफरेंस होता है, अब यहाँ पे आपका लिखा है बाइंग रेट और सेलिंग रेट, तो इससे कंफ्यूज मत हो जाना। बाइंग रेट ही आपका बिड था और सेलिंग रेट ही ऑफर था, है ना, या कह सकते हो आस्क था। तो आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं, वो ये भी पूछ सकते हैं कि बिड और आस्क के बीच का डिफरेंस क्या कहलाता है, तो भी आपका ऑप्शन जो बनेगा सही ऑप्शन वो स्प्रेड होगा। और आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि बाइंग रेट और सेलिंग रेट के बीच का डिफरेंस क्या कहलाता है, तो भी आपका ऑप्शन स्प्रेड होगा। क्योंकि दोनों का मतलब तो सेम है ना, चाहे आप बिड बोलो चाहे आप बाइंग बोलो, चाहे आप आस्क बोलो चाहे आप सेलिंग बोलो, है ना। फिर देखिए नेक्स्ट क्या है, अंडर द फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट। फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हम क्या करते हैं, है ना, किस तरह का हमारा फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये इन्होंने पूछा है। तो इसका सही ऑप्शन है सी। देखते हैं ऑप्शन क्या है। द डिलीवरी
ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इज डन ऑन प्री डिटरमाइंड फ्यूचर डेट। जो आपका डिलीवरी होती है फॉरेन एक्सचेंज की, कहने का मतलब है कि आपने देखा था जब आप फॉरवर्ड में डीलिंग करते हो तो क्या होता है। फॉर एग्जांपल अभी चल रहा है, आज डेट है फॉर एग्जांपल 30 तारीख है ना, आज है 30 तारीख, 30 जून 2021, ठीक है, 30 जून 2021, ठीक। इस डेट पर आपने क्या करा, कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करा, तो साइन आपने करा है इस डेट पर, जो आपका रेट होगा वो किस डेट पर फाइनल होगा, आपकी करंट डेट पे फाइनल होगा। लेकिन आपने क्या करा, आपने 1 साल बाद का कॉन्ट्रैक्ट साइन करा। 1 साल बाद का मतलब है आपका 30 जून 2022, तो जो आपका सेटलमेंट होगा वो इस डेट पे होगा, ठीक है। आपका जो कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है वो तो करंट की डेट पर होता है, वो तो आज के समय में आज की डेट पर होता है, और इस वजह से जो आपका रेट फिक्स किया जाता है एक्सचेंज का वो भी आज का होता है। लेकिन जो फाइनल डीलिंग होती है कॉन्ट्रैक्ट की वो क्या होती है, कब की होती है, वो आगे की होती है, किसी फ्यूचर डेट की होती है। अब फ्यूचर डेट आपकी 4 दिन बाद की भी हो सकती है, 4 महीने बाद की भी हो सकती है, और साल भर बाद की भी हो सकती है ना, डिपेंड करता है कितने समय के लिए वो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया है। जितने भी टाइम के लिए किया गया होगा उतने समय बाद का वो मैच्योरिटी डेट होगा, और उस टाइम पर वो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट सेटल कर दिया जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या था, डिलीवरी ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इज डन ऑन अ प्री डिटरमाइंड फ्यूचर डेट। अब यहाँ पर एक तो ये आपको ध्यान रखना है कि डेट आपकी हमेशा फॉरवर्ड में क्या होती है, फ्यूचर की होती है। फ्यूचर का मतलब आगे के समय की होती है, आज से कुछ समय बाद की होती है, कुछ महीने, कुछ हफ्ते, कुछ साल बाद की होती है, ठीक है। और यहाँ पे एक वर्ड इन्होंने लिखा है प्री डिटरमाइंड। प्री डिटरमाइंड क्यों लिखा है, क्योंकि जो ये आपकी डेट होती है आगे की, ये फाइनल कब की जाती है, ये फाइनल की जाती है आपके कॉन्ट्रैक्ट वाले दिन। जिस दिन आपने कॉन्ट्रैक्ट किया होता है ये डेट उसी दिन फाइनल कर दी जाती है। कितनी क्वांटिटी होगी, कितना एक्सचेंज रेट होगा, और आपकी क्या डेट होगी, सारी की सारी चीज़ें क्या होती हैं उस डेट पर फाइनल कर दी जाती है जिस डेट पे कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट करना और कॉन्ट्रैक्ट को सेटल करना ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। कॉन्ट्रैक्ट किया अलग डेट पर जाता है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट का सेटलमेंट आगे की किसी डेट पर होता है, ठीक है। तो वो हमारा क्या कहलाता है, वो हमारा कहलाता है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट या फॉरवर्ड ट्रांजैक्शन। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इसमें पूछा गया है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट देखिए क्या है, एक्सचेंज एक्सपोजर लीड्स टू एक्सचेंज रिस्क। सेकेंड ऑप्शन है एक्सचेंज रिस्क लीड्स टू एक्सचेंज एक्सपोजर। फिर सी ऑप्शन है आपका एक्सचेंज एक्सपोजर एंड एक्सचेंज रिस्क आर अनरिलेटेड। और लास्ट है आपका नन ऑफ द अबव। अब क्वेश्चन उठता है, पहले ये तो आपको पता चल गया कि पहला ऑप्शन सही है, लेकिन पहला ऑप्शन क्यों सही है, तो इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए, दोनों का मीनिंग पता होना चाहिए। एक्सचेंज एक्सपोजर क्या होता है, एक्सपोजर होता है वो इम्पैक्ट जो आपकी फर्म की प्रॉफिटेबिलिटी पर, आपके फर्म की जो आपकी एसेट्स हैं उन पर पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास 2 लाख रुपए के एसेट्स थे, ठीक है, और एक्सचेंज रेट में कमी आने की वजह से आपके जो एसेट्स हैं वो रह गए 1.5 लाख रुपए के, ठीक है। कितने की कमी आ गई, 50,000 रुपए की कमी आ गई, तो इसे हम कहेंगे एक्सपोजर। एक्सपोजर का मतलब है किसी एक पर्टिकुलर फर्म की प्रॉफिटेबिलिटी पर या फिर उसके एसेट्स की वैल्यू पर, या फिर उसको जो रिसीव होने वाला है अमाउंट उसकी वैल्यू पर जो असर पड़ता है ना। ये कितने का असर पड़ा, 50,000 का असर पड़ा, तो ये 50,000 जो आपका आया ये एक्सपोजर है, इसे हम कहते हैं एक्सपोजर, ठीक है। जो इम्पैक्ट आता है उसे हम कहते हैं एक्सपोजर। और दूसरी तरफ वेट अ मिनट, तो ये जो इम्पैक्ट आता है उसे हम कहते हैं एक्सपोजर। और एक्सपोजर के आने की वजह से कोई ना कोई रिस्क रेज होता है। रिस्क आपने पढ़ा था, ट्रांजैक्शनल रिस्क होता है, ट्रांजैक्शनल रिस्क होता है, ट्रांसलेशनल रिस्क होता है, इकोनॉमिक रिस्क होता है ना, 2-3 तरह के आपने देखे थे रिस्क होते हैं। तो जब एक्सपोजर की वजह से आप रिस्क की तरफ आगे बढ़ते हो, आपको रिस्क रेज होने लगता है, अनसर्टेनिटी की कंडीशन आ जाती है, लॉस की कंडीशन आ जाती है, तब हम उसे कहते हैं एक्सचेंज रिस्क। तो इसलिए एक्सपोजर की वजह से रिस्क रेज होता है, इसीलिए आपका पहला ऑप्शन सही है। इसलिए यहाँ पे लिखा है एक्सचेंज एक्सपोजर लीड्स टू एक्सचेंज रिस्क। अगर एक्सपोजर ही ना पड़े, अगर ये एक्सपोजर ही ना हो तो रिस्क रेज होगा, नहीं रेज होगा।
एक्सपोजर होता है, इस वजह से ही तो रिस्क आता है। अगर एक्सपोजर ही ना हो, मतलब कहने का है कि आपकी प्रॉफिटेबिलिटी पर असर ही ना पड़े, आपका जो फर्म है उसमें किसी तरह का कोई चेंजेस ही ना आए, तो क्या फिर उसकी वजह से रिस्क रहेगा? नहीं रहेगा, क्योंकि हमारी फर्म की प्रॉफिटेबिलिटी पर कोई ना कोई इम्पैक्ट आ रहा है। सिर्फ इसी वजह से तो हमें रिस्क होता दिख रहा है, रिस्क हमें फेस करना पड़ रहा है। अगर एक्सपोजर ही नहीं होगा तो रिस्क भी नहीं होगा। तो इसी वजह से पहला ऑप्शन सही है कि जो आपका एक्सपोजर है वो हमें रिस्क तक लेकर जाता है, रिस्क हमें एक्सपोजर तक लेकर नहीं जाता, एक्सपोजर हमें रिस्क तक लेकर जाता है। तो ये आपके कुछ MCQs थे, इम्पॉर्टेंट MCQs, जो आपके फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट में आपसे पूछे जा सकते हैं।